तो हम AAFCPS नोट से CNS फिजियोलॉजी के MCQs पढ़ रहे थे, तो हमने 240 तक कर लिए थे। आज हम यहाँ से करेंगे। इफ़ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन। ये MCQ बार बार रिपीट हो रहा है। ये सेट पॉइंट कब इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर सेट पॉइंट? जब हाइपोथर्मिया हो, बंदा कोल्ड इन्वायरमेंट में हो बहुत ज़्यादा देर तक, तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। हाइपोथैलेमस में सेट पॉइंट भी एक बार डिक्रीज़ हो जाता है, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर सेट पॉइंट जो होगा हाइपोथैलेमस में थोड़ी देर बाद दोबारा हाई हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ का मतलब नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो हमारे बॉडी की तरफ सिग्नल्स जाएंगे कि भाई अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर दो। तो वो अपना टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ करेंगे? स्वेटिंग को डिक्रीज़ करेंगे। तो जो हीट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो हीट क्या करेगा, कोर बॉडी टेम्परेचर को भी सेट पॉइंट के मुकाबले में इक्वल कर देगा, तो डिक्रीज स्वेटिंग होगी। अब इसमें एक सेट पॉइंट की बात आती है, एक कोर बॉडी टेम्परेचर। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आया होगा कि अगर कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, कोर बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो गया, मतलब हाइपोथैलेमस की बात नहीं कर रहे, हम बाकी बॉडी की बात करें, तो फिर क्या होगा, फिर इंक्रीज़ होगा स्वेटिंग और शिवरिंग डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर स्वेटिंग डिक्रीज़ हो रहा है और शिवरिंग इंक्रीज़ हो रहा है। अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन काजेज प्यूपिलरी डायलेशन है। हाँ, अल्फा रिसेप्टर होते हैं डायलेटर प्यूपिला के ऊपर, वहाँ पर एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड होते हैं। एड्रेनर्जिक का मतलब वही है, एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर हैं। तो वो जब बाइंड होते हैं तो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो फिर क्या होगा, प्यूपिल डायलेट होगा। उस दिन मैंने बताए थे कि ये फॉर एग्जांपल प्यूपिल है, ये जो इसके इर्द गिर्द वैसे पहले हमारे पास होता है स्फिंक्टर प्यूपिला। स्फिंक्टर प्यूपिला, अगर ये वाला मसल सर्कुलर मसल ये कंस्ट्रिक्ट होगा, इसको पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, तो फिर क्या होगा, प्यूपिल का साइज छोटा होगा। लेकिन इस तरह का एक मसल होता है रेडियल मसल, इस तरह का, यहाँ पर समझे, यहाँ पर ये अटैच है, समझो। तो फिर जब हमारे पास इनके ऊपर अल्फा रिसेप्टर होते हैं, ये रेडियल मसल है सारा, तो अब जब हमारे पास ये वाले मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, ये रेडियल मसल है ना, तो ये प्यूपिल को क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा, उस तरफ खींचेगा, ठीक है। ये सारे, ये इस तरफ कंट्रैक्ट हो, ये इस तरफ, तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा। इस मसल को हम नाम देते हैं डायलेटर प्यूपिला, ये रेडियल मसल जो है। तो ये प्यूपिल की डायलेशन काज करता है, काजेज रेडियल मसल कंट्रक्शन, ठीक है। ये रेडियल मसल जो है उसकी कंट्रक्शन क्या होगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगी, या डायलेशन ऑफ प्यूपिल को मिडरियासिस भी कहते हैं। डायलेट सिलियरी मसल को भी डायलेट कर अल्फा एड्रेनर्जिक करता है। पैरासिम्पथेटिक क्या करता है, उन सर्कुलर स्फिंक्टर मसल के ऊपर और मियोसिस करवाता है प्यूपिल का साइज, अभी मैंने आपको बताया, और कंट्रैक्ट करता है सिलियरी मसल को फॉर नियर विजन। इन इन्फेंट्स ब्रेन ECG, इन्फेंट ब्रेन का जो EEG होता है, फाइंडिंग विल बी डेल्टा वेव्स। इन्फेंट के ब्रेन में सिर्फ डेल्टा वेव्स होते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस स्टेट। नेगेटिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज गोल्जी टेंडन, ये हमने पढ़ा हुआ है। ब्लड फ्लो टू ब्रेन रिमेन अनचेंज थ्रू आउट, हाँ, ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फाइबर फॉर पेन एंड प्रेशर इज बीटा फाइबर्स होते हैं, मेनली प्रेशर के लिए। पेन के लिए तो A डेल्टा और C फाइबर्स होते थे, लेकिन प्रेशर के लिए, मेनली प्रेशर के लिए कौन से फाइबर्स होते हैं, बीटा फाइबर्स। A बीटा फाइबर्स होते हैं ना, लेकिन वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। और A बीटा फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स के लिए भी थे। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ग्रे मैटर ऑफ CNS। अच्छा, ग्रे मैटर ऑफ CNS में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एस्ट्रोसाइट होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट होते हैं। अच्छा, इसमें ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि जो ग्लायल सेल्स होते हैं वो CNS में दो तरह के होते हैं, एक एस्ट्रोसाइट्स हैं, दूसरा हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। तो मोस्ट अबंडेंट हमारे पास एस्ट्रोसाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स आर बोथ ग्लायल सेल्स, ठीक है। मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल्स जो होता है ओवरऑल वो एस्ट्रोसाइट्स हैं। अभी हमारे पास एक वाइट मैटर होता है CNS के अंदर, एक ग्रे मैटर होता है। अब जो वाइट मैटर है उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ज़्यादा हैं, तो हमने एक बात ये ऊपर पहले पढ़ी है कि सबसे ज़्यादा ग्लायल सेल्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट। तो अब जब वाइट मैटर में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब जो ग्रे मैटर होगा उसमें क्या ज़्यादा होगा, उसमें एस्ट्रोसाइट्स ज़्यादा होंगे। तो अब देखें, मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट इन वाइट मैटर। अच्छा, ये अभी तक वाइट मैटर की बात कर रहे हैं, उसमें मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट कौन सा होगा, मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल अगर वाइट मैटर की बात की जाए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, और मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट इन वाइट मैटर वो है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, और मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट इन ग्रे मैटर इज प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, ठीक है। और मोस्ट न्यूमरस इसी तरह यहाँ पर हमारे इन्होंने ग्रे मैटर की बात नहीं की है, हाँ, इन्होंने मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ग्रे मैटर ऑफ CNS, ये बात भी इन्होंने की है, ठीक है। तो ग्रे मैटर ऑफ CNS के अंदर मोस्ट अबंडेंट सेल्स कौन से होते हैं, या मोस्ट अबंडेंट एस्ट्रोसाइट कौन सा होता है, तो वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। क्योंकि देखिए, हमने सबसे पहले ये बात की है कि मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल क्या है, एस्ट्रोसाइट है ना।
तो फिर वाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है। अब वाइट मैटर में तो ओलिगोडेंड्रोसाइट ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ग्रे मैटर होगा उसमें सबसे ज़्यादा क्या होंगे, वही हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स होंगे। और एस्ट्रोसाइट भी सबसे ज़्यादा कौन से वाले होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। और वाइट मैटर के अंदर जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। एन आर्म्ड ऑफिसर इज हैबिचुअल ऑफ अवेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सर्काडियन रिदम इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्काडियन रिदम का पूछ रहा है, वो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये हमने हाइपोथैलेमस में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, क्योंकि इससे हमारे पास रिलीज हो रहे होते हैं ऐसे केमिकल्स जैसे मेलाटोनिन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, तो वो कंट्रोल करते हैं। अच्छा, और इसमें इंटरनल लॉक भी होता है ना, इंटरनल लॉक। फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रल रीजन विल मोर अफेक्ट ऑन, गोल्जी टेंडन ऑर्गन के साथ इनका ताल्लुक होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स का, ठीक है। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में उनका काम होता है। न्यूरोट्रांसमीटर इन स्लो टाइप सी फाइबर, स्लो टाइप सी फाइबर्स पेन को कैरी कर रहे थे, स्लो पेन को कैरी कर रहे थे, तो सब्सटेंस पी को वो रिलीज कर रहे थे। और फास्ट पेन ए डेल्टा थे, वो ग्लूटामेट रिलीज कर रहे थे। लॉन्ग टर्म कंट्रोल हीमोस्टेसिस इन कोल्ड आफ्टर फ्यू मंथ्स इज बाय विच मैकेनिज्म। अच्छा, एक पेशेंट, एक बंदा है जो कि कोल्ड में रहता है कई मंथ्स तक, तो फिर उसमें लॉन्ग टर्म कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है, हेमियोस्टेसिस को, तो वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फैट, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है। नंबर पंक्चर ऑफ फॉर्मल पेशेंट ऑफ नॉर्मल पेशेंट डन, व्हाट विल बी द फाइंडिंग ऑफ CSF टू डिफरेंशिएट फ्रॉम प्लाज्मा। अब CSF में फिर क्या होगा, नॉर्मल है पेशेंट, ठीक है, तो उसके CSF में क्या होगा, जिसके ज़रिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लाज्मा से, तो उसके CSF में होगा लो ग्लूकोज। हाँ, अब ग्लूकोज प्रोटीन ये लो होते थे, सोडियम इक्वल होता था, ये सारा इन्होंने लिखा हुआ है, हमने बार बार पढ़ा हुआ है। CSF और प्लाज्मा में सोडियम इक्वल है, और CSF के अंदर मैग्नीशियम और क्लोराइड ज़्यादा होता है, और क्रिएटिनिन भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जितने भी चीज़ें होती हैं CSF में वो डिक्रीज होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन वगैरह है, और पोटाशियम है, तो इस वजह से यहाँ पर लो ग्लूकोज, बाकी सारे अपोजिट लिखे हुए हैं। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियनिक सप्लाई इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, ये स्वेट ग्लैंड हमने पढ़ा हुआ है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक की बात आ गई ना, और पोस्ट गैंग्लियनिक वो भी, तो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एड्रीनर्जिक होते हैं, मतलब एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं, सिवाय किसके, जो स्वेट ग्लैंड की तरफ जा रहा है और पाइलोरेक्टर मसल की तरफ जा रहा है। तो कोलिनर्जिक और सिंपैथेटिक के साथ, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के साथ अगर कोलिनर्जिक की बात आ जाए तो आपने हमेशा क्या लिखना है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। कोलिनर्जिक मीन एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है ना। पर्सन विद हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, अगर प्री गैंग्लियनिक आ जाए ना तो वो तो सारे फिर सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक की बात हो जाए तो वो तो सारे कोलिनर्जिक होते हैं ना, चाहे सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक। पर्सन विद हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया भी बनाते हैं। कुशिंग जो रिफ्लेक्स है उसकी बात कर रहा है, उसमें तीसरा जो ट्रायड था उसमें हाइपरटेंशन था, ब्रेडिकार्डिया था, तीसरा क्या था, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ट्रू अबाउट अल्फा मोटर न्यूरॉन माइलिनेटेड होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, ये नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे वही है, सब्सटेंशिया नाइग्रा से जाता है, स्ट्राइटम के पास है, टू क्वाड्रेट न्यूक्लियस एंड विटामिन, तो ये क्या रिलीज करता है, डोपामिन। ये जब डैमेज होता है क्या होता है, पार्किंसन डिजीज होता है। वोमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला, माइलिनेशन ऑफ CNS ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। मैन अनकवर्ड लाइंग इन रूम है एट 28 टेम्परेचर है, हीट लॉस बाय रेडिएशन है, ये भी हमने बार बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर ह्यूमिडिटी मेंशन होता तो कन्वेक्शन लगाते हैं, और अगर लाइंग सरफेस होता तो कंडक्शन लगाते, ये सारा वही है। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स विच पार्ट है, ये भी हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि हाइपोथैलेमस होता है न्यूरो एंडोक्राइन, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, कौन, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है और इससे नर्व्स भी निकल रहे होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, और बहुत सारे न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं। द सेंस ऑफ वाइब्रेशन इज कैरीड बाय पेसिनियन कार्पसल, हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। अगर लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की बात की जाए तो मिजनर कार्पसल है। क्लाइंबर एट हाई अल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप है, एडाप्ट टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो लेट ये इसमें है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हीट जनरेशन करता है, हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि कोल्ड टेम्परेचर में, जब कोल्ड टेम्परेचर होगा वहाँ पर पेशेंट का पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो फिर क्या करेंगे, शिवरिंग करेंगे, और शिवरिंग की वजह से फिर बॉडी का जो हीट है वो इंक्रीज होगा और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ जाएगा। और अगर हमारे पास हार्ट टेम्परेचर में कोई होगा तो वहाँ पर एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, वो फिर क्या करेगा, क्यूटिनियस वेजोडाइलेशन करेगा और साथ में स्वेटिंग को इंक्रीज करेगा।
अच्छा, और टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। अभी बेबिंस्की साइन नेगेटिव यूजुअली सीन आफ्टर 2 ईयर्स है। ये भी पढ़ा हुआ है। एंटी ग्रेविटी मसल विच स्टेबलाइज यू व्हेन यू स्टैंड आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज एट द सिनेप्स बिटवीन इनकमिंग पेन फाइबर्स एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इन द स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड के अंदर जो पेन फाइबर्स आ रहे होते हैं, उन पेन फाइबर्स के ऊपर पेन इनहिबिटिंग फाइबर्स क्या रिलीज करेंगे, तो वो हमारे पास इनकेफेलिन है। अच्छा, यहाँ पर आगे एक आएगा रेफी मैग्नी। रेफी मैग्नी जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है, मेडुला के अंदर होता है, और उससे फाइबर्स निकल रहे होते हैं, वो भी स्पाइनल कार्ड में आ रहे होते हैं, वो फाइबर्स पे रिलीज कर रहे होते हैं क्या, सेरोटोनिन। लेकिन ये उसकी बात नहीं कर रही है, और फाइबर्स हैं। अ पर्सन वाइल वॉक वाइल अवेक विद आइज क्लोज्ड है विच वेव्स विल बी सीन ऑन, उसमें फिर रेफी मैग्नी के न्यूक्लियस का जिक्र होगा, तो उसमें फिर आपने सेरोटोनिन लिखना है। अब उसका जिक्र नहीं है ना, तो वो भी पेन इनहिबिशन करते हैं, लेकिन कुछ और फाइबर्स होते हैं वो भी पेन इनहिबिशन करते हैं, तो ये इनकेफेलिन इसमें होगा। अ पर्सन वाइल अवेक विद आइज क्लोज्ड है, तो इसमें अल्फा वेव्स होते हैं ना। अ पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द हैंड या पास पॉइंटिंग फिंगर, ये सारा सेरिबेलर रिलीजन थे ना। और इसको कह रहे थे डिसडायडोकोकाइनेसिया, ये मैंने बार बार आपको समझा। डिस का मतलब एबनॉर्मलिटी, डायाडो का मतलब अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, अल्टरनेटिंग, और काइनेसिया मीन्स मूवमेंट, मतलब अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स। हैंड को एक बार इस तरह फिर इस तरह बार बार जब करवाओगे ना, अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स उससे नहीं हो पाएंगे, और फिंगर नोज टेस्ट भी उससे नहीं हो पाएगा। ये शो करता है किसको, सेरिबेलर रिलीजन को। और इस टेस्ट को नाम दे रहे थे डिसडायडोकोकाइनेसिया। रेम स्लीप वेव हमारे पास कौन से होते हैं, थीटा वेव, सॉरी थीटा वेव होते हैं ना, शुरू थीटा वेव नहीं होता है, हाँ इसमें इसने ए दिया हुआ है, बीटा वेव दिया, बीटा वेव नहीं होता, थीटा वेव होता है। लाइट स्लीप में क्या आते हैं, थीटा वेव होते हैं, ठीक है, क्योंकि बीटा वेव्स और अल्फा वेव्स क्या आते हैं, वो दोनों मौजूद होते थे किसमें, अवेक सिचुएशन में। उसके बाद फिर थीटा वेव्स आते थे, जो कि एक तो स्ट्रेस सिचुएशन में भी होते हैं और लाइट स्लीप में भी होते हैं। तो रैम स्लीप में हमारे पास थीटा वेव्स होते थे, इसने बीटा दिया हुआ लेकिन असल में थीटा है। अ पेशेंट वांट्स टू अवॉइड बीटर टेस्ट ऑफ मेडिसिन या टैबलेट्स, व्हाट विल यू टेल हिम। अच्छा, एक पेशेंट है, वो एक क्या है, बीटर टेस्ट ऑफ मेडिसिन को अवॉइड करना चाहता है। अब बीटर टेस्ट के लिए जो टेस्ट बर्ड्स थे वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग के ऊपर प्रेजेंट थे। तो अब हम पेशेंट को कहेंगे अवॉइड टचिंग पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग। जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग है, वहाँ पर बीटर टेस्ट के लिए क्या टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो उसको हमारे पास टच होने से प्रिवेंट करें, तो फिर उसको बीटर टेस्ट फील नहीं होगा। विच वन डायरेक्टली कंट्रोल ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी है, हाइपोथैलेमस है, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दोनों वहीं से निकल रहे होते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म्ड बाय कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। You young medical student holding 3 books want to hold 4th books from library. Upon holding 4th book drops all the books. This is most likely due to ये inverse stretch reflex है, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ये वही गोल्जी टेंडन ऑर्गन करवा रही है, मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पांस आफ्टर सर्जरी इस, ये भी हाइपोथैलेमस करवाता है। कहाँ पे, यहाँ पर आंसर है। अच्छा, यहाँ पर कास पूछ रहा है किस चीज़ की वजह से न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पांस पर एक्टिवेट होता है, वो होता है हेमोरेज की वजह से। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइड्रोसेफेलस है, विद डायलेटेड वेंट्रिकल्स है, व्हाट आर सेल्स, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा हेमोरेज होगी तो फिर न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पांस, न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पांस का मतलब हाइपोथैलेमस के अंदर जो नर्व्स हैं सिंपैथेटिक, वो एक्टिवेट होंगे, और साथ में जो वो होते हैं हार्मोन्स होते हैं वो भी रिलीज होंगे, ताकि हेमोरेज को प्रिवेंट कर सकें, बॉडी उसको बीपी को मेंटेन कर सकें बॉडी के। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइड्रोसेफेलस है, विद डायलेटेड वेंट्रिकल्स हैं, एक पेशेंट है उसको हाइड्रोसेफेलस है, डायलेटेड वेंट्रिकल्स हैं। व्हाट आर द सेल्स दैट प्रोटेक्ट ब्रेन सेल्स फ्रॉम द फ्लूइड है, ये अभी ब्लड ब्रेन बैरियर की बात कर रहा है। ब्लड ब्रेन बैरियर फिर से वही है ना, एंडोथेलियल सेल्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ना। अब हाइड्रोसेफेलस तो है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में फ्लूइड जमा है, लेकिन वो ब्रेन सेल्स के अंदर एंटर नहीं होगा। कौन सी सेल्स बोल रहा है प्रिवेंट कर रहे होते हैं उस फ्लूइड को सेल्स के अंदर एंटर होने से, वो होता है एंडोथेलियम। अच्छा, पार्किंसनिज्म अफेक्ट्स विच ऑफ दीज एरियाज है, सब्सटेंशिया नाइग्रा को अफेक्ट करता है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं ना, ये मैंने आपको समझाया बार बार। अ पेशेंट इज हैविंग राइजिंग ट्रेमर एट रेस्ट है, रेस्टिंग ट्रेमर है, ही इज डायग्नोज्ड एज पार्किंसन डिजीज, द लीजन इज इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। ओल्ड एज पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिफिकल्टी इन रीडिंग नियर थिंग्स हैं, एंड अकोमोडेशन इशू है, व्हाट इज़ द काज है। अब ओल्ड एज का पेशेंट है, वो नज़दीक की चीज़ों को पढ़ नहीं पाता, और अकोमोडेशन का उसको इशू है, फोकस नहीं कर पाता, तो उसकी वजह क्या है, लेंस कर्वेचर उसका लॉस हुआ है, इसको कहते हैं ब्रिस बायोप्सिया।
ये आपने पढ़ा होगा आई में, ठीक है। प्रेस बायोप्सिया, प्रेस बायोप्सिया का मतलब होता है एज के साथ क्या होता है, लेंस का जो कर्वेचर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होता जाता है, जिसकी वजह से फिर जब आप नज़दीक वाली चीज़ को फोकस करना चाहते हैं, जिसको हम एकोमोडेशन रिफ्लेक्स कह रहे थे ना, और उसमें एक चेंज क्या था कि जो कर्वेचर ऑफ लेंस था वो इंक्रीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से नज़दीक की चीज़ को हम ठीक से फोकस कर पा रहे थे। तो अब उसका लेंस का कर्वेचर वैसे ऑलरेडी नेचुरली कम है, तो वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा ठीक से, फिर वो फोकस नहीं कर पाएगा नज़दीक की चीज़ को, और नज़दीक की चीज़ उससे ब्लर दिखाई देगी। तो इसको कह रहे थे प्रेस बायोप्सिया। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन आर रैपिडली अडॉप्टिंग है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वेव विल बी सीन ऑन ईजी वाइल सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, मैथ प्रॉब्लम्स के दौरान बीटा वेव होते हैं, अलर्ट एंड कॉन्शियस होता है ना पेशेंट बंदा। ट्रू अबाउट थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर के बारे में ट्रू क्या है, लार्ज रिसेप्टिव फील्ड, हाँ ये बार बार हमने पढ़ा है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर अडॉप्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड, 10% नहीं 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड के अंदर अंदर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर अडॉप्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैपिडली अडॉप्टिंग सेल्स होते हैं। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व बोथ सप्लाई, किसको सप्लाई करते हैं, मोटर सप्लाई टू मसल, हाँ। अब क्रेनियल नर्व और जो स्पाइनल नर्व ये दोनों क्या होते हैं, मोटर नर्व्स होते हैं, ये दोनों मसल्स को और ग्लैंड्स को इनर्वेट कर रहे होते हैं। इनमें सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ जो मिक्स्ड नर्व्स होते हैं उनमें सेंसरी फाइबर्स भी प्रेजेंट है, मोटर भी। कुछ फिर सेंसरी नर्व्स होते हैं उनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं, जो कि मसल्स को इनर्वेट नहीं कर रहे होते, जो कि सेंसेशन कैरी कर रहे होते हैं स्किन वगैरह से या ग्लैंड्स वगैरह से। लेकिन मोस्टली जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोटर सप्लाई कर रहे होते हैं मसल्स को। पोस्चर मेंटेनेंस वाया एंटी ग्रेविटी मसल इज अ फंक्शन ऑफ लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है। पोस्चर को मेंटेन करना हो एंटी ग्रेविटी मसल के थ्रू, एंटी ग्रेविटी मसल जो ग्लूटियस के मसल होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंटी ग्रेविटी मसल है। अब फ्लेक्सर मसल जो सामने थाई के मसल होते हैं उनको फ्लेक्सर मसल कहते हैं, वो ग्रेविटी मसल्स हैं, उसमें उनको कंट्रोल कर रहा है र्यूब्रो स्पाइनल, र्यूब्रो मतलब रेड न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आ रहे थे स्पाइनल कार्ड तक, ये र्यूब्रो स्पाइनल मैंने पढ़ाए थे। एंड मेड्यूलो रेटिकुलर, और मेडुला से जा रहे होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, वो फाइबर्स जो होते हैं फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और जो एक्सटेंसर मसल होते हैं जो कि बैक साइड ऑफ द हिप के ऊपर होते हैं, ग्लूटियस मसल वगैरह, उनको कहते हैं एंटी ग्रेविटी मसल, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं स्टैंडिंग में। तो उनको कंट्रोल कौन करता है, वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड पोंटो रेटिकुलर फाइबर्स। तो वेस्टिबुलोस्पाइनल मतलब वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस उनको कंट्रोल करता है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। ओल्फैक्टरी सेंसेशन वाया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन रिलेज एट, अब ओल्फैक्टरी सेंसेशन जो होते हैं जो ओल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए जा रहे हैं, तो उनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे जाके एंड होता है, वो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सॉरी, पेशेंट एट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है एंड हेड इंजरी टू स्पाइन एंड डेवलप्ड क्वाड्रीप्लेजिया, अच्छा उसका स्पाइन डैमेज हुआ है, उसको क्वाड्रीप्लेजिया मीन्स चारों जो उसके लिम्स हैं वो पैरालाइज हो चुके हैं। हिज रिस्पायरेशन एंड बीपी नॉर्मल आफ्टर 3 months, ही केम विद ब्लड प्रेशर दैट फ्लक्चुएट्स एंड रेजेस हाई 180 से 110 तक है, एंड टोल्ड दैट बीपी गेट्स लोअर्ड व्हेन लोअर एब्डोमेन एंड ब्लेडर एरिया इज मसाज है, अच्छा लोअर एब्डोमेन और ब्लेडर एरिया को मसाज करते हैं तो बीपी कम होता है। एंड आफ्टर पासिंग यूरिन, व्हाट इज द काज ऑफ इंक्रीज बीपी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कैटेकोलोमाइंस बिकॉज ऑफ अपरेगुलेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स, हाँ अब उसमें अल्फा रिसेप्टर्स ज़्यादा बन गए हैं। अल्फा रिसेप्टर क्या करते हैं, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज होता है। तो एक तो अल्फा रिसेप्टर ज़्यादा है और दूसरा हमारे पास अल्फा रिसेप्टर के ऊपर जो कैटेकोलोमाइंस का मतलब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लिए जो रिसेप्टर है उनमें सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ हो गई है, तो उसकी वजह से उसका बीपी हमारे पास पहले ज़्यादा होता है और जब मसाज करते हैं तो कम हो जाता है। फाइनल कॉमन मोटर पाथवे इज अल्फा मोटर न्यूरॉन है। ऑन डायरेक्ट लाइट इन राइट आई, राइट पीपल डायलेट्स एंड लेफ्ट कॉन्स्ट्रिक्ट, व्हाट इज दैट। देखिए राइट आई में हमने क्या डाला, लाइट डाला तो राइट पीपल डायलेट हुआ, ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, नॉर्मल बंदों में भी होता है। लेकिन उसका लेफ़्ट आई जो है, लेफ़्ट पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हुआ, वो भी असल में क्या होना था, हाँ सॉरी, असल में जब आप लाइट डालते हैं आई के अंदर तो कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए पीपल, ठीक है। अब राइट आई में हम डाल रहे हैं, उसका राइट आई क्या है, कंस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है, और लेफ़्ट आई उसका कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। अब लेफ़्ट आई उसका ठीक है, राइट आई में उसके प्रॉब्लम है, तो इसको फिर क्या नाम देते हैं, राइट रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। अब देखिए नाम से जाहिर है, एक होता है एब्सोल्यूट प्यूपिलरी डिफेक्ट होता है, एक हमारे पास रिलेटिव। और अफरेंट प्यूपिल, अफरेंट फाइबर्स जो प्यूपिल के पास आ रहे हैं, अफरेंट फाइबर्स मतलब यहाँ से जो फाइबर्स जा रहे हैं प्यूपिल से, सेंसरी फाइबर्स, उनमें डिफेक्ट है, ठीक है। और वो कौन से फाइबर्स, ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स थे ना, उनमें डिफेक्ट है। अब उनमें डिफेक्ट की वजह से वो क्या है, एबनॉर्मल, उसका प्यूपल जो है एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, वो डायलेट
कॉन्स्ट्रिक्ट होने की बजाय क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। एक होता है फिर एब्सोल्यूट पिपुलरी डिफेक्ट, जिसमें हमारे पास क्या है, लाइट आप जब डालेंगे आई के अंदर, लाइट वो ना कॉन्स्ट्रिक्ट होगा ना डायलेट होगा, क्योंकि उसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, वो नॉन रिसेप्टिव टू लाइट है, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अपरेंट पिपुलरी डिफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब उसका अभी राइट आई में तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसका लेफ्ट आई ठीक है, ठीक है। तो राइट आई के फाइबर्स के थ्रू कुछ फाइबर्स उसके ठीक हैं, उनके थ्रू हमारे पास, क्योंकि राइट आई के फाइबर्स और लेफ्ट आई के फाइबर्स आगे जाके कंबाइन हुए होते हैं, कनेक्शन होता है उनके बीच, है ना। तो वो राइट आई के फाइबर्स के थ्रू, हमारा कुछ फाइबर्स के थ्रू वो सिग्नल जा रहा है लेफ्ट आई के फाइबर्स के पास, जिसकी वजह से लेफ्ट आई कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, लेफ्ट का रिफ्लेक्स ठीक है। इस वजह से इसको हम कह रहे हैं रिलेटिव पिपुलरी डिफेक्ट है, एब्सोल्यूट नहीं। अगर एब्सोल्यूट होता तो अगर आप लाइट डालते राइट के अंदर, तो राइट का आई का साइज़ बिल्कुल चेंज ही नहीं होता, सेम रहता, और साथ में लेफ्ट आई का साइज़ भी सेम रहता, क्योंकि राइट आई के तमाम फाइबर्स डिस्ट्रॉय थे, इस वजह से वो सिग्नल आगे वो लेफ्ट वाले की तरफ भी नहीं जाते। फ्री नर्व एंडिंग्स डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो वो पेन को डिटेक्ट करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज डिटेक्टेड बाय मीजनर कार्पसल है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को पेसनियन कार्पसल डिटेक्ट करते थे। ये सारा आप पढ़ लेना, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है, क्योंकि CSF इन नॉर्मल कंडीशन 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर उसका होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड वाटर इनटू वन एयर में काज गिडीनेस एंड नोजिया। द प्राइमरी काज ऑफ दिस फिनोमिनन क्रिएशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन एंडोलिम्फ है। अब इनर एयर में एंडोलिम्फ होता है, उसमें कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है, गिडीनेस एंड नोजिया होता है जब आप कोल्ड वाटर डालेंगे। पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। अच्छा, वैसे एंटीरियर न्यूक्लियस ज़्यादा कंट्रोल करता है। कंट्रोल तो दोनों करते हैं। पोस्टीरियर न्यूक्लियस क्या करता है, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, और एंटीरियर हाइपोथैलेमस हार्ट टेम्परेचर के अंदर बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है, मतलब नॉर्मल रखता है। तो अगर हमारे पास इस तरह से आया विच न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस कंट्रोल टेम्परेचर, और MCQs में दिया हो एंटीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, फिर आपने एंटीरियर हाइपोथैलेमस लगाना है, ठीक है ना, या एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस लगाना है। लेकिन यहाँ पर अभी वो दिया नहीं हुआ, तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम टिक करेंगे। विच बाकी जो फंक्शन है वो तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस के काम नहीं है, प्रेशर, विजन और टच, इस वजह से टेम्परेचर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, वो है ब्रोंकोडायलेशन। ये भी हमने बार बार पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व जब एक्टिवेट होते हैं तो बंदा फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में है, उस वक्त ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन से आएगा, जिसकी वजह से क्या है, एक तो वेजोडाइलेशन होगी, जिसके ज़रिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन स्केलेटल मसल तक पहुँचेगा, ताकि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो पूरी हो सके, और ऑक्सीजन भी इंक्रीज़ होगा। ऑक्सीजन इंक्रीज़ कैसे होगा? ब्रोंकियोडायलेशन होगा। ब्रोंक्योल्स जब डायलेट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स में एंटर होगा। ट्रू रिगार्डिंग इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स हमने पढ़ा हुआ डाई साइनेप्टिक होता है, और एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स वो मोनोसाइनेप्टिक होता है। एक होता है विथड्रॉल रिफ्लेक्स, वो क्या होता है? मल्टी साइनेप्टिक। ये हमने बार बार पढ़ा हुआ, रिपीट हो रहा है। फिर है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस विल काज। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है? शिवरिंग काज करता है, ताकि बॉडी टेम्परेचर को कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, इंक्रीज कर सके। टिपिकल स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व, ये भी मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज अ फेसिक टाइप है? पेसिनियन कार्पसल। फेसिक का मतलब रैपिडली एडाप्टिंग रिसेप्टर। रैपिडली एडाप्टिंग, इन सब में सबसे ज़्यादा रैपिडली एडाप्टिंग कौन सा है? पेसिनियन कार्पसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज एट सिनेप्स बिटवीन इनकमिंग पेन फाइबर्स एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड है? इनकेफेलिन। ये भी बार बार वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। उसके बाद है व्हाट इज रिलीज फ्रॉम रेफी मैग्नीस। ये देखो, अभी रेफी मैग्नीस का मैंने बात किया था, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करेगा? पेन इनहिबिटरी फाइबर्स के अंदर ये रिलीज़ करता है सेरोटोनिन। और अगर इसका जिक्र ना हो, वैसे अगर वो पूछें, ठीक है, सिनेप्स के ऊपर पेन फाइबर और पेन इनहिबिटरी फाइबर्स के दरमियान क्या रिलीज होगा, फिर आपने इनकेफेलिन लगाना है। आगे है एंडोर्फिन कंसंट्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन है? वो है हाइपोथैलेमस के अंदर है। थर्स्ट इज एक्टिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है? थर्स्ट को कौन एक्टिवेट करता है? थर्स्ट को एक्टिवेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डिक्रीज वालियाँ। एक्स्ट्रा सेलुलर डिक्रीज वालियाँ अगर होगा तो फिर थर्स्ट एक्टिवेट होगा, के सिग्नल जाएंगे थर्स्ट सेंटर की तरफ, है ना। व्हेन अ फर्म स्ट्रोक इज विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड ऑन द स्किन है, देयर इज स्प्रेडिंग ऑफ रेडनेस है। स्प्रेडिंग ऑफ रेडनेस होती है ड्यू टू आर्टेरियुलर डायलेशन है। दिस रिस्पॉन्स इज एक्सान रिफ्लेक्स को कहते हैं ना। जब भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आप किसी स्किन के ऊपर फेरेंगे तो वहाँ पर क्या है, इस तरह की रेडनेस होगी, इसको कहते हैं एक्सान रिफ्लेक्स। एक्सान का मतलब एक्सान एक्टिवेट हो गया है, उसमें मतलब एक्सान एक्टिवेट हो गया, उसमें इम्पल्सेस प्रोड्यूस हो गए हैं, और साइनेप्स के बगैर डायरेक्टली एक्सान एक्टिवेट हो गया, और वो फिर क्या करवा रहा है? वेजोडाइलेशन करवा रहा है, जिसकी वजह से रेडनेस और फ्लेयर प्रोड्यूस हो रहा है।
पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच्ड टू फुट सडन विदड्रॉल रिफ्लेक्स है, ये मल्टी साइनेप्टिक है। विदड्रॉल रिफ्लेक्स क्या है? मल्टी साइनेप्टिक है। अलॉन्ग विद थर्मो रिसेप्टर पेन रिसेप्टर इज आल्सो स्टिमुलेटेड फॉर सेंसेशन ऑफ डी है फ्रीजिंग कोल्ड। अच्छा, ये वार्मथ के लिए भी अगर 52 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो उस वक्त भी पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। और अगर फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब जो माइनस में जो टेम्परेचर होते हैं उसमें भी फिर हमारे पास क्या है? पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। ऑल्फैक्टरी पाथवेज इन्वॉल्व है मेट्रल सेल्स टू ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, रट्टे वाली चीज़ है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेसेनियन रिसेप्टर टू डिटेक्ट है, ये प्रेशर को वो कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन या हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को पेसेनियन है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल एक्ट ऑन विच रिसेप्टर है? गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर क्या होते हैं? उनके ऊपर जब आके गाबा बाइंड होता है तो क्या है? वो क्लोराइड चैनल होता है ना, वो ओपन हो जाता है। और क्लोराइड क्या है? बाहर ज़्यादा है, इस वजह से क्लोराइड क्या है? बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से चला जाएगा कहाँ? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। और फिर क्या है? अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा और अंदर हमारे पास क्या होगा? हाइपरपोलेशन हो जाएगी, उसकी वजह से उसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाना डिक्रीज मुश्किल हो जाएगा। अ लेडी कट हर फिंगर बाय नाइफ है वाइल वर्किंग इन किचन है, विच फाइबर डिटेक्ट प्रेशर है? तो ए बीटा फाइबर है। अगर आप कट करेंगे उसका मतलब है उसने अपना फिंगर कट किया है तो किचन के अंदर काम कर रहा था, तो कौन से फाइबर डिटेक्ट करेंगे? प्रेशर को। प्रेशर को हमने कहा है ए बीटा फाइबर है ना, पेसेनियन कार्पसल एक्टिवेट हुए हैं। मोस्ट रैपिड अडाप्टिंग रिसेप्टर कौन से होते हैं? बैरो रिसेप्टर है। हाइपोथर्मिक कूलिंग इज मोस्ट टॉलरेटेड एट 85 to 89 है, हाइपोथर्मिक कूलिंग होती है। अब वाई डेली गो टू ऑफिस एंड हैज़ प्रॉब्लम इन स्लीप, मेलाटोनिन एंड एसीटीएच आर इन्वॉल्व इन सर्काडियन रिदम, विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सर्काडियन रिदम एंड स्लीप अवेक साइकिल है? तो कौन मेंटेन करता है? सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है। विच वन विल काज शिवरिंग है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी शिवरिंग काज करता है। पिट्यूटरी नहीं है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है असल में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं होता, ये इसने गलत लिखा हुआ ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो वो रिलीज कर रहा है ऑक्सीटोसिन और डीएच, वो शिवरिंग नहीं कर रहे। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है क्योंकि उसमें सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, तो वो हमारे पास करता है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ईसीएफ है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन किस चीज़ की वजह से होता है? तो ये होता है कैल्शियम की वजह से। ये हमने इसकी डिफिशियंसी की वजह से, मैंने आपको बार बार पढ़ाया हुआ है ना। अब ये समझिए चैनल है सोडियम चैनल, इसके साथ ये कैल्शियम के वो होते हैं। अब अगर कैल्शियम कम है तो यहाँ पर भी कैल्शियम नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो फिर जो सोडियम आ रहा है वो उसको कोई रिपल नहीं कर पाएगा। सोडियम इजीली इंटर होगा न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन एक्साइट होगा। लेकिन अगर कैल्शियम नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर कैल्शियम बाइंड है, ठीक है, और यहाँ पर भी कैल्शियम बाइंड है, तो सोडियम जो आ रहा है उसको रिपल करने के लिए कैल्शियम प्रेजेंट है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है ना, +2 सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव और सेम चार्जेस रिपल करते हैं, तो ये सोडियम का रिपल करेंगे और सोडियम इजीली इंटर नहीं होगा और न्यूरॉन इजीली एक्साइट नहीं होगा। तो कैल्शियम की जब डिफिशियंसी होगी, ये कैल्शियम यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो सोडियम इजीली अंदर जाएगा, तो न्यूरॉन हाइपर एक्साइटेबल होगा। यही चीज़ वो पूछ रहा है। फिर है पोस्चर इज मेंटेन ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज अकर्स थ्रो। पोस्चर मेंटेनेंस कौन करेगा? प्रोप्रियोसेप्टर करेंगे, ठीक है, मॉडरेट एक्सरसाइज के दौरान। ये रिसेप्टर्स होते हैं प्रोप्रियोसेप्शन के, जो रिसेप्टर होते हैं जॉइंट्स के अंदर होते हैं, लिगामेंट्स टेंडन्स वगैरह के अंदर होते हैं। अ पर्सन सा लाइन व्हाट विल हैपन है सिंपैथो एड्रिनल एक्टिवेशन, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनल ग्लैंड उसका एक्टिवेट होगा। ब्लड में बैरियर इज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोसाइट्स ऑफ फुट प्रोसेस, ब्लड ब्रेन बैरियर को कैपिलरी एंडोथेलियम बना रहा है विद टाइट जंक्शन, और एस्ट्रोसाइट के फुट प्रोसेस भी कंट्रीब्यूट करते हैं। विथड्रॉल रिफ्लेक्सेस क्या होता है? मल्टी सिनेप्टिक होता है। विथड्रॉल रिफ्लेक्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्री पोटेंट भी इसी को कहते हैं, मल्टी सिनेप्टिक को। देखिए स्ट्रेच रिफ्लेक्स है या मायोटेटिक, ये क्या है? मोनोसिनेप्टिक है। और इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, गोल्जी टेंडन है, या इसको इन्वर्स मायोटेटिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ये डायसिनेप्टिक है। और फ्लेक्सर विथड्रॉल रिफ्लेक्स मल्टी सिनेप्टिक है या प्री पोटेंट है। प्री पोटेंट का भी यही मतलब है, ठीक है, कि उसमें पोटेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सिनेप्सिस बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा सिनेप्सिस बना रहा होता है। अ पेशेंट हैज़ कंप्लेंट ऑफ हेडेक ड्यू टू हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर, CSF इज एग्जांपल ऑफ ट्रांससेलुलर फ्लूइड। अच्छा, ये पूछना ये चाह रहा है कि CSF किस चीज़ का एग्जांपल है? वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड का मतलब एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक होता है ट्रांससेलुलर। अब और एक होता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो सेल के अंदर था, सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? या तो हमारे पास ब्लड वेसल्स में होता है जिसको प्लाज्मा कह रहे हैं, या फिर हमारे पास सेल्स के टिश्यूज़ के आसपास जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान जो इंटरस्टिशियम होता है उसके अंदर होता है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कैविटीज़ में होता है, जैसे सैनोवियल कैविटी, सैनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं जैसे नी जॉइंट, उसमें हमारे पास फ्लूइड होता है सैनोवियल फ्लूइड। इसी तरह स्पाइनल केनाल है। स्पाइनल केनाल क्या है? यही हमारे पास सेंट्रल केनाल, स्पाइनल कार्ड का जो केनाल है सेंट्रल केनाल, उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसको हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जैसे CSF है।
तो ये जो हमारे पास कैविटीज़ होते हैं, इसी तरह प्लूरल फ्लूइड है जो कि प्लूरल कैविटी में है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में है। तो ये जो कैविटीज़ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। तो CSF भी एक ट्रांससेलुलर फ्लूइड है क्योंकि कैविटीज़ में होता है ना, स्पाइनल कैनाल्स में और वेंट्रिकल्स में ना। स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक फंक्शन इस और है ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड भी क्या है, किसका पार्ट है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का एक पार्ट है। स्मूथनेस एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट है। तो स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक क्या करते हैं, स्मूथ और कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट्स को। फिर आगे है अच्छा पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियन की क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मस्क्रानिक ऑन अफेक्टर। मस्क्रानिक जो रिसेप्टर होते हैं अफेक्टर के ऊपर कौन से मस्क्रानिक रिसेप्टर होते हैं। अफेक्टर का मतलब मसल और ग्लैंड्स जो होते हैं जहाँ पर पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक पैरासिम्पथेटिक नर्व जा रहे होते हैं। तो पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो होते हैं वो जाके मस्क्रानिक रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिलीज करवाते हैं और एक्शन शो होता है। इन इंक्रीज CSF प्रेशर हाइपरटेंशन इज ड्यू टू विच मैकेनिज्म है, कुशिंग रिफ्लेक्स की वजह से। अगर CSF प्रेशर इंक्रीज हो जिसको हम कह रहे हैं इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, फिर हाइपरटेंशन हो जाता है वो कुशिंग रिफ्लेक्स के थ्रू। और क्या होता है, ब्लड हार्ट रेट डिक्रीज होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। इनहिबिशन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये कुशिंग रिफ्लेक्स का एक ट्रायड था ना। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर जैसे होगा तो उसके रिफ्लेक्स में, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, दो और चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। एक हाइपरटेंशन हो जाएगा, BP इंक्रीज होगा, मतलब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगे ताकि थोड़ा ब्लड आए किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर इस तरह से थोड़ा कम हो रहा होता है। और साथ में हार्ट रेट डिक्रीज होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है ताकि उसकी मदद से मजीद इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम कर सकें। इनहिबिशन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इज प्राइमरली ड्यू टू विच फिनोमिनन इन द एक्सॉन है, हाइपरपोलराइजेशन है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में अगर हाइपरपोलराइजेशन आप करेंगे तो उसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो उसकी वजह से फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास जो साइनेप्स होता है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होगा। एनोमिक एफिसिया इज काज ड्यू टू लीजन ऑफ नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर ब्रोकाज एरिया। हाँ, अब डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया अगर डैमेज होगा उसको हम कहते हैं ब्रोकाज या मोटर एफिजिया, लेकिन नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर जो होता है मतलब राइट वाला, लेफ्ट को हम डोमिनेंट हेमिस्फेयर कहते हैं। तो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर जो है राइट का जो ब्रोकाज एरिया 44 है वो अगर डैमेज होगा तो उसको कहते हैं एनोमिक एफिजिया। ये सारा हमने बार बार पढ़ा हुआ है, ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। पैरासिम्पथेटिक लीड्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग है, एयरवे कंस्ट्रक्शन करता है, और अगर सिंपैथेटिक होता वो एयरवे डायलेशन करता है। लेटरल हाइपोथैलेमस इंजरी रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ फीडिंग है, हाँ क्योंकि स्टैटी सेंटर है ना लेटरल हाइपोथैलेमस जो होता है वो हंगर सेंटर है, तो उसकी अगर इंजरी होगी तो फिर हंगरी नहीं होगा बंदा, तो वो फीड नहीं करेगा, इनहिबिशन ऑफ फीडिंग होगी। तो लेटरल हाइपोथैलेमस मेक यू लीन, मतलब लेटरल हाइपोथैलेमस डैमेज होगा तो बंदा लीन होगा। लीन का मतलब पतला होगा। पतला क्यों होगा, क्योंकि उसका उसको हंगरी नहीं होगा, हंगर सेंटर उसका डैमेज हो गया है, हंगरी वो नहीं होगा, ठीक है, खाना नहीं खाएगा, एनोरेक्सिया होगा उसको। और जो मीडियल न्यूक्लियस है वो अगर डैमेज होगा, मीडियल स्टैंड्स फॉर मैसिव, तो वो मैसिव हो जाएगा, मोटा हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा खाएगा, और स्टैटिक सेंटर डैमेज हुआ है ना। जहाँ पर्सन वॉकिंग बेयर फुट ऑन द फ्लोर है, और स्टेप ऑन द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, विदड्रा फुट है, विच रिसेप्टर इज इन्वॉल्व है। तो रिसेप्टर फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं ना, पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, और पेन रिसेप्टर का काम क्या है, विदड्रॉल रिफ्लेक्स करवाते हैं, तो विदड्रॉल रिफ्लेक्स होगा। पेशेंट कम प्रेजेंटेड विद सीवियर हेडेक ऑन LP, ब्लड होगा रेस्ट CSF के अंदर, मतलब लंबर पंक्चर हमने किया और CSF में ब्लड प्रेजेंट है और सीवियर हेडेक भी है उसको, तो ये सबअरेक्नाइड हेमरेज को शो करता है, मतलब ब्लड इन सबअरेक्नाइड स्पेस। REM स्लीप डिप्राइवेशन इज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन डिप्रेशन, हाँ अगर डिप्रेशन बंदे को होगा तो उसमें REM स्लीप इंक्रीज होता है, और अगर डिप्रेशन इंप्रूव होगा तो REM स्लीप डिक्रीज होता जाएगा। देखें, नॉर्मली डिप्रेशन इंक्रीजेज टोटल REM स्लीप है, दस इंप्रूवमेंट इन डिप्रेशन विल काज डिक्रीज इन REM स्लीप है। इसके अलावा अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट्स और दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, REM स्लीप को डिक्रीज करते हैं, और डेल्टा वेव स्लीप को मतलब नॉन REM स्लीप को इम्प्रूव करते हैं। नॉरपेनेफ्रिन आल्सो डिक्रीज REM स्लीप है। लेटरल टू थर्ड वेंट्रिकल CSF फ्लो, हाँ थर्ड वेंट्रिकल के बाद लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल के पास जो फ्लूइड जा रहा होता है CSF, वो किसके थ्रू जा रहा होता है, फोरामिन ऑफ मॉनरो के थ्रू। ये हमारे पास समझो लेटरल वेंट्रिकल का, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, तो इस तरह के ये इनको कहते हैं फोरामिन ऑफ मॉनरो, इनके थ्रू आ रहा है किस में, थर्ड वेंट्रिकल में, फिर थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा फोर्थ में किसके थ्रू, सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू।
फिर सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू जब फोर्थ में जाएगा, फिर फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेक्नॉइड स्पेस में मीडियली जो जाएगा उसको फोरामेन मेजेंडी कहते हैं, और लेटरली भी जाएगा वो फोरामेन ऑफ लश्का के जरिए। ये बातें आपने याद रखनी है, आती हैं कभी कभार। स्टूडेंट हैज़ वाइवा एग्जाम, व्हाट वेव्स आर सीन ऑन ईईजी, तो बीटा वेव्स होते हैं। अगर यहाँ होता स्टूडेंट हैज़ वाइवा एग्जाम एंड इज इन स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस में भी होता है फिर थीटा वेव्स होते हैं। अ पेशेंट हैज़ CVA नाउ हैज़ जीरो पावर इन मसल, विच सेंसरी रिसेप्टर्स आर नॉट फंक्शनिंग इन दिस पेशेंट है, तो इसमें नोसिसेप्टर फंक्शन नहीं कर रहे क्योंकि उसका पावर जीरो हो गया मसल का, और उसको पेन भी हमारे पास अबंडेंट एट फिंगर टिप्स है। मीजनर कार्पसल अबंडेंट होते हैं फिंगर टिप्स के ऊपर। थिक सलाइवा इज काज्ड बाय विच रिसेप्टर विच आर सेम एज इन एड्रिनल ग्लैंड है, तो अल्फा 1 बीटा 1 ये दोनों क्या करते हैं, थिक सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और ये एड्रिनल ग्लैंड में भी होते हैं। स्लो रिथिंग मूवमेंट इज कॉल्ड एसिटोसिस। अच्छा, स्लो रिथिंग मूवमेंट ये एक नॉर्मल मूवमेंट है, बेजल गैंग्लिया के डैमेज की वजह से होता है। एक है एथिटोसिस है, और एमीबलिस्मस भी इसी तरह से होता है। पार्किंसन पर रिसेप्शन नाइग्रा की वजह से हो रहा था, कोरिया पर क्वाड्रेट निकुलस की वजह से हो रहा था। एथिटोसिस हमारे पास ग्लोबस प्लाइडस के डैमेज की वजह से हो रहा था। रिगार्डिंग वार्मथ रिसेप्टर है लार्ज रिसेप्टिव फील्ड, ये हमने, या थर्मो रिसेप्टर लार्ज रिसेप्टिव फील्ड, ये बार बार आ रहा है। अ पेशेंट हैड स्ट्रोक एंड नाउ ऑन डॉपलर ही हैज़ इंक्रीज ब्लड फ्लो, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस इंक्रीज इन सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, तो वह इंक्रीज PCO2 इंक्रीज होने की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और PCO2 अगर कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन कम होगा हाइपोक्सिया होगा उसमें भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। आफ्टर डार्क एडाप्टेशन व्हाट विल अकर, इंप्रूव विजन इन पेरिफेरल पार्ट। हाँ, डार्क एडाप्टेशन कौन करवा रहा होता है, रॉड सेल्स करवा रहे होते हैं। रॉड सेल्स कहाँ पे होते हैं, पेरिफेरीज में होते हैं, और ये डार्क एडाप्टेशन होता क्या है कि बंदा जब लाइट से, मतलब डे लाइट से वो जा रहा है बिल्कुल अंधेरे में चला जाता है, तो फिर अंधेरे में क्या है उसको थोड़ी देर लगती है, उसके बाद क्या है उसको चीज़ें दिखना स्टार्ट होती हैं, इसको कहते हैं डार्क एडाप्टेशन। तो वो डार्क एडाप्टेशन जैसे हो गई तो उस वक्त उसके बाद क्या हो रहा होता है, पेरिफेरल पार्ट में जो रॉड सेल्स हैं वो ठीक से काम कर रहे होते हैं। तो यही बात वो कर रहा है कि पेरिफेरल पार्ट में इंप्रूव विजन होगा पेरिफेरल पार्ट के अंदर, क्योंकि सेंटर के अंदर कौन प्रेजेंट होते थे रेटिना में ना, और उनका काम था डे लाइट या फिर ब्राइट लाइट और कलर विजन। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन मीन्स, पोस्ट साइनेप्टिक का मतलब जो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है उसको इनहिबिट करना, तो पोस्ट साइनेप्टिक हाइपरपोलेशन। अगर होता प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन तो इसका मतलब प्री साइनेप्टिक हाइपरपोलेशन। हाइपरपोलेशन का मतलब उसको, उसके नेगेटिविटी को इंक्रीज कर देना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर नॉर्मली -80 है तो उसको आप -90 या -100 तक ले जाना, फिर क्या होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, उसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाना मुश्किल होगा। टिकल सेंसेशन इसके रीड बाय विच फाइबर है, तो C फाइबर। अब पेन फाइबर हो गए, पेन सेंसेशन हो गया, टिकल सेंसेशन हो गया, और जो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स वो सारे C फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट स्टेप इन CSF फॉर्मेशन बाय कोराइड प्लेक्सिस क्या है, एक्टिव सोडियम सिक्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ, एक्टिव सोडियम सिक्रेशन का मतलब ATP को यूटिलाइज करके सोडियम रिलीज हो रहा है कोराइड प्लेक्सिस के अंदर, और वहाँ पर फिर CSF बन रहा है। EEG ऑफ पेशेंट शो नो ए वेव बिकॉज पेशेंट इज अलर्ट एंड कॉन्शियस। जब अलर्ट और कॉन्शियस होगा तो उसमें बीटा वेव्स होंगे, लेकिन अगर वो स्लीपी होगा या ड्रॉसी होगा तो उस पर तो उसके अल्फा वेव्स एक्टिवेट हुए होते हैं, या आइस अगर क्लोज हों, मतलब ये तीनों कंडीशन ड्रॉसी, स्लीपी, अलर्ट विद आइज क्लोज, ये तीन किस में होते हैं, इसमें अल्फा वेव्स होते हैं, लेकिन अलर्ट एंड कॉन्शियस में बीटा वेव्स होते हैं। ग्रेस रिफ्लेक्स इन बेबीज इज प्रेजेंट, ये कल हमने पढ़ा था, बाय द एंड ऑफ पोस्टनेटल 6 मंथ। स्टार्ट तो ये टर्म पे होता है, लेकिन एंड कब होता है, कंप्लीट कब होता है, 6 मंथ के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, अप टू कब तक ये प्रेजेंट होता है, यही पूछ रहे हैं ना कि ग्रेस रिफ्लेक्स 6 मंथ तक प्रेजेंट होता है फिर ख़त्म हो जाता है। पेरिफेरल नर्व डैमेज, नर्व विल रीजनरेट एट द रेट ऑफ, ये भी रट्टे वाली चीज़ है, 0.3 मिलीमीटर पर डे। डिक्रीज इन विच न्यूरोट्रांसमीटर काज एंग्जाइटी है, गाबा, ये भी हमने पढ़ा था। गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो अगर आप उस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को आप डिक्रीज कर दें तो फिर इनहिबिशन नहीं होगी, जब इनहिबिशन नहीं होगी तो एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ CNS के न्यूरोनल एक्टिविटी की होगी, फिर क्या होगा, एंग्जाइटी होगी। नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, क्या रिलीज करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। अच्छा, मोस्ट रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर कौन से होते हैं, मीजनर, लेकिन पैसिनियन सबसे ज़्यादा होते हैं, वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, वो होता तो उसको आपने करेक्ट करना था। नॉर्मल पर्सन एट 104, इसके अलावा बैरो रिसेप्टर भी अडॉप्टिंग रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी अडॉप्टिंग रिसेप्टर होते हैं, और जो पेन रिसेप्टर होते हैं नोसिसेप्टर वो नॉन एडाप्टिव होते हैं बिल्कुल। नॉर्मल पर्सन एट 104, रूम टेम्परेचर एंड 10% ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का जिक्र हुआ है तो इसका मतलब कन्वेक्शन की बात करेंगे। कन्वेक्शन देखें,
अबाउट एस्ट्रोसाइट्स एक्शन पोटेंशियल व्हाट इज ट्रू। एस्ट्रोसाइट में एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, इज जनरेटेड व्हेन इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल जो एस्ट्रोसाइट्स में होता है, जब हम पोटाशियम को इंक्रीज करते हैं सेल के अंदर तो उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हैं। सेम हमारे पास कॉकलिया के अंदर जो सेल्स थे, हेयर सेल्स, उनमें भी पोटाशियम इंक्रीज करने की वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी बॉडी के तमाम सेल्स में एक्शन पोटेंशियल सोडियम के इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन क्या है, 50 to 150 ml पर मिनट है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ स्किन रीचेज 52 डिग्री सेंटीग्रेड विच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड एंड नोसिसेप्टर है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 52 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ गया स्किन का तो फिर क्या है, पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। डेंसिटी ऑफ CSF कितना होता है, 1.0005 है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो एट रेस्ट है, रेस्ट की ये सारी रट्टी वाली चीज़ें ये आप पढ़ लेना। अच्छा, विद एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम काजेज व्हाट है, प्रोमोट सिक्रीशन। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का काम ही है ये सिक्रीशन को इंक्रीज़ करना, GIT की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, क्योंकि ये रेस्ट एंड डाइजेशन का काम कर रहा है ना, रेस्ट एंड डाइजेशन के दौरान, तो ये इसका काम होता है। फास्ट पेन फाइबर्स आर, वो होते हैं ए डेल्टा फाइबर्स है, ठीक है। एक्साइटोटॉक्सिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, ग्लूटामेट, वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, इसका मतलब है। विच रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन है, तो वो होते हैं मस्कुरानिक रिसेप्टर, क्योंकि इरेक्शन मैंने बताया था पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है और इजैकुलेशन किसका काम है, सिम्पैथेटिक का। तो पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के जो रिसेप्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, मस्कुरानिक रिसेप्टर। उनके ऊपर पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर जाके एक्ट करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं और फिर एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज एट द सिनेप्स बिटवीन इनकमिंग पेन फाइबर एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड है, ये है हमारे पास इनकेफेलिन। ट्रू अबाउट अल्फा मोटर न्यूरॉन इज माइलिनेटेड होते हैं। ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द कोर ऑफ बॉडी टू द सरफेस डिपेंड्स ऑन, अब इसमें ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वही है कि कोर बॉडी टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, मतलब कोर बॉडी और सरफेस बॉडी के दरमियान कितना हमारे पास डिफरेंस है टेम्परेचर का, उस पर डिपेंड करता है। क्लाइंबर एट हाई अल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप अडॉप्ट्स टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हीट जनरेशन काज करवाता है कोल्ड टेम्परेचर के अंदर शिवरिंग करवा के। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया CNS फिजियोलॉजी भी। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर अगला कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।